कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं नवीद खोखर। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच हफ्ते को शुरू होगा और ये दूसरा टेस्ट मैच सेल्ट के अंदर खेला जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट और अहम खबर इस दूसरे टेस्ट मैच से मुतालिक और वो ये कि बाबर आजम दोबारा से फिट हो गए जी। बाबर आजम दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलियन वनडे टीम आके 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। एक वनडे मैच रावलपिंडी में और 2 वनडे मैचेस हैं जो वो लाहौर में खेले जाएंगे। इस वनडे मैच में मिचेल मार्श जो ऑस्ट्रेलियन टीम की क़यादत करेंगे, इस पर बात करेंगे। और बहुत सारी खबरें हैं जो जुड़ी हैं वर्ल्ड कप के मैदानों से, आने वाला वर्ल्ड कप और बांग्लादेश की सीरीज़ और फिर स्पेशली ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ है जो, इसके हवाले से आज बात करेंगे। ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट कोच और प्रेसिडेंट हैं शालीमार क्रिकेट अकेडमी के। सर खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। जी अस्सलाम वालेकुम नवेद भाई, थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो ताहिर भाई आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। आपका ग्रुप है जो रावलपिंडी में इस्लामाबाद में वो कामयाब हुआ है। आपका ग्रुप है, शकील शेख का साहब का ग्रुप है, सबी अजदर साहब का ग्रुप है। तो बड़ी मेहनत है आप लोगों की। आप लोग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके अपने लोग आगे हुए, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल आगे हुए। मुबारकबाद देना चाहूँगा आपको। जी, थैंक यू। लेकिन ये मुबारकबाद के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इजाफा हो गया है जी। और मेक श्योर करना पड़ेगा कि मेरिट को प्रायोरिटी पे रखा जाए और इंशाल्लाह ताला डिलीवर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ताहिर भाई, और होपफुली चीज़ें होती हैं और होंगी भी इंशाल्लाह ताला। आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे सबसे पहले बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। और दूसरा टेस्ट मैच हफ्ते से सेल्ट में शुरू हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे ताहिर भाई, इस दूसरे टेस्ट मैच में क्या बदलाव होने चाहिए पहले टेस्ट मैच की निस्बत? इस दूसरे टेस्ट मैच में 11 किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान टीम ने एक तो पहले टेस्ट मैच में जिस तरह से टॉस जीत कर विकेट को, ये हमेशा मैं कहता हूँ मिस रीड करते हैं। हमारा जो थिंक टैंक है ये उसका फेलियर है। जहाँ पे जरा सा आपको ग्रीन टॉप नजर आया और आपने फौरन बॉलिंग का ऑप्शन लिया और 400 रन खा लिए। तो एक तो विकेट को ठीक तरीके से रीड करें। उस विकेट का आपके पास सारे एनालिसिस होते हैं, लास्ट जो उस पर 3 साल में मैचेस हुए होते हैं। और फिर आपका जो बॉलिंग में है, नए बॉल पे विकेट हासिल करने का वो प्रॉब्लम अभी तक उधर ही है। और मुझे नहीं मालूम कि जब बांग्लादेश में इतने अच्छे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तो आपने साजिद खान को क्यों बाहर बिठाया। आपके पास एक अच्छा टेस्ट का ऑफ स्पिन बॉलर है और मेरिट पे अगर आप टीम बनाते हैं तो उसकी, चाहे आप पर्थ पे भी खेल रहे हो तो इस वक्त उसकी जगह बनती है टीम में। तो इट वाज, मेरे लिए तो एक सरप्राइजिंग डिसीजन था कि साजिद इस मैच में नहीं खेले। दूसरा, थोड़ा सा अनलकी रहे हम कि पहले मैच में आपने देखा कि बाबर अनफिट हो गए और दूसरे मैच के लिए कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाबर आजम इन एक्शन होंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि साजिद खान भी अनफिट इन होंगे टीम में। तो जो बॉलिंग में हमने गलतियां की हैं, विकेट कीपिंग का मयार मुझे उतना अच्छा नहीं नजर आया। तो मैं प्रेफर करूंगा कि जो हमारे दूसरे विकेट कीपर है उनको भी रोहिल नजीर की तरह जाया न किया जाए, उसको चांस दिया जाए। मोहम्मद रिजवान इस मैच में टोटली आउट ऑफ कलर नजर आए हैं। रन उन्होंने किए लेकिन कीपिंग का वो मयार नहीं था। तो मेरे ख्याल में आपको कहीं ना कहीं चांस देना पड़ेगा नए विकेट कीपर को। ठीक है। अच्छा ताहिर भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं इससे तो हमें कोई 3-4 बदलाव दिख रहे हैं दूसरे टीम में। नंबर 1 आप बात कर रहे हैं जिस तरह बाबर आजम फिट हुए हैं तो वो नंबर 3 के ऊपर आएंगे। फजल की जगह नहीं बनती, आप ये समझ रहे हैं नंबर 1। नंबर 2 रिजवान की जगह नहीं बनती, का आप समझते हैं गोरी की जगह बनेगी, नए विकेट कीपर हैं वो आ रहे। फिर निचले नंबर्स के ऊपर आके आप समझते हैं कि जो स्पिनर हैं उनको भी बदलना, नुमान की जगह रिप्लेस करेंगे साजिद को, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, नुमान तो मेरे ख्याल में खेलेंगे। मेरा जहां तक ख्याल है आपको शाहीन अफरीदी को रेस्ट देकर और साजिद को इन करना चाहिए। शाहीन अफरीदी को अब्बास, नुमान और इन 4 बॉलर के साथ जाना चाहिए। अच्छा जी जी। तो सर ये ताहिर भाई, ये साजिद आ जाएंगे, नुमान भी आ जाएंगे, आगा सलमान भी मौजूद है आपके पास पार्ट टाइमर। अगर वहाँ सेल्ट के अंदर भी ये ग्रीन टॉप ही हुआ तो फिर कैसे? आप हसन भी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, फिर तो खुरम को भी आना चाहिए हसन को बिठा के। देखिए, एक बॉलर अब मेरे ख्याल में बेस्ट है कि एक चेंज करें। 2 चेंज करेंगे तो थोड़ा सा बार वो, लेकिन खुरम भी अगर आप जाते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन स्पिनर आपने उसको लाजमी खिलाना है। और यहाँ की जो टॉप है ना पिचेस, अभी देखें टेस्ट मैच के 5वें दिन आपने देखा होगा कि नुमान ने 3 आउट किए थे।
हम्म। तो अभी इसके हाथ से स्पिनर्स के लिए कहीं ना कहीं जगह जरूर है। सलमान अली आगा का पहला दूसरा ओवर देखिए, उसमें बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे अनप्लेएबल है। हम्म। हम्म। उनकी बॉल पे कैच भी ड्रॉप ड्रॉप हुआ पहले टेस्ट मैच में रिजवान के हाथों। फिर और भी उन्होंने जो सामने मिड ऑफ पे सीधा फील्ड लिया हुआ था, उससे थोड़ा साइड से बॉल गुजरा, कैच था वो भी। तो बट कहीं कहीं ना कहीं स्पिनर के लिए हेल्प जरूर है, और वहां पे आपको सलमान अली आगा की बजाय एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर पे जाना होगा। ठीक है। अच्छा ताहिर भाई, थोड़ी सी हम बात करते हैं ज़रा पहले टेस्ट मैच के पहले फैसले के हवाले से। आपने थोड़ा टच दिया है, मैं ज़रा उस पर डिटेल में बात करना चाहूँगा। आप देखते ही हैं कि चौथी इनिंग्स है काफ़ी मुश्किल होती है। आमतौर पर कोई भी जब अगर विकेट तो ग्रीन टॉप भी हो तो फिर भी वो ड्राई हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं उसमें, और फिर आपके लिए बैटिंग बड़ी मुश्किल, आखिरी दिन में जाके बैटिंग मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान के इस फैसले को कैसे देखते हैं? आपने पहले टेस्ट मैच में आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और वो 413 उन्होंने आपके खिलाफ खड़ा कर दिया, और बड़े वर्नेबल दिखे आपके तमाम बॉलर्स के, जिनको लाइन ही नहीं मिल रही थी जहां पे बॉल करें, जहां से विकेट हासिल कर सकें। देखिए, बिल्कुल मैं तो काफी अरसे से कह रहा हूं कि हमारा जो थिंक टैंक है वो पिच को रीड करने में फेल हो रहा है। अक्सर हमने देखा है कि टॉस जीत कर इनके डिसीजन गलत होते हैं, और मैंने तो कहीं ये भी सुना है कि अक्सर हमारे जो कमजोर कैप्टन है वो ये सोच रहे होते हैं कि अल्लाह करे हम टॉस हार जाए ताकि कल को हमारे ऊपर ये बात ना आए। अच्छा। तो ये एक गलत फैसला था। शान मसूद काफी अच्छे से पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, और इनका एक ये भी रिकॉर्ड है कि लगातार काफी ज्यादा टेस्ट मैच ये हारे, उसके बाद कुछ जीतना शुरू हुए। लेकिन खुशकिस्मत कैप्टन भी इसको कह सकते हैं कि इतने ज्यादा टेस्ट मैच हारने के बावजूद भी ये टेस्ट टीम को लेकर चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, डायरेक्टर भी बन गए हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इनको जो है ना विकेट को रीड करना आना चाहिए, और पिच को जब आप रीड सही करेंगे, डिसीजन सही करेंगे, और फील्डर्स अगर आपके साथ देंगे, तब आप 20 विकेटें आसानी से हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज टोटली डिफरेंट गेम फॉर यू। हम्म। अच्छा सर, ये अगर हम पहले टेस्ट मैच की बात करें तो हमने देखा कि आपको इनिशियल पहले इनिंग्स में भी बांग्लादेश के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने एक बड़ा पहाड़ खड़ा किया आपके खिलाफ, 413 रन्स, और फिर आप उसमें बना भी नहीं सके इतने रन्स, और फिर आपको लीड लगी, आप लीड के साथ दूसरे में आप दूसरे इनिंग्स में चले गए। अब पाकिस्तानी बॉलर्स को क्या हुआ, हमारे फास्ट बॉलर्स को क्या हुआ? स्पेशली इनकी बॉलिंग में वो स्विंग मौजूद नहीं रहा, इनकी बॉलिंग में वो पेस मौजूद नहीं रहा। ये आप बैट्समैन को परेशान नहीं करते हैं, बैट्समैन इनको परेशान करते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है? आप 130, 32, 35 की स्पीड से ऊपर जाते ही नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं फिटनेस इश्यूज चल रहे हैं, और हमारे जो मेन प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं वो काफी अरसे से ना सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म है, थोड़े से अनलकी भी रहे कि कैचेस उनकी बॉल पे ड्रॉप हुए, कुछ फील्ड प्लेसिंग भी ठीक नहीं थी। मुझे तो कप्तानी भी उतनी अच्छी नजर नहीं आई, काफी बॉल हवा में गए, कभी एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर नजदीक नहीं था, कभी गली वाला फील्डर गलत प्लेस था। तो ये काफी सारी चीजें हैं जिसपे मेरा ख्याल क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है वो काम कर रहा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में शाहीन को अगर आपने छोटे वर्जन की क्रिकेट अगर मजीद खिलानी है तो टेस्ट क्रिकेट में उनको रेस्ट देनी पड़ेगी, ताकि वो T20 और वनडे के लिए उनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो। और नए बॉलर्स हैं जैसे अली रजा है, जैसे ये आपके पास बाहर बैठे हैं निशान, तो ये आपके पास अच्छी बॉलिंग है, उनको उनके ऊपर ट्रस्ट करें और उनको लेके आए। शाहीन की मैं कल देख रहा था 121, 131 इस तरह की पेस को बॉल कर रहे थे। ये ना सिर्फ लम्हा फिक्रिया शाहीन के लिए बल्कि हमारा जो पैनल है कोचेस का, ये क्या कर रहे हैं, ये कितने बड़े फास्ट बॉलर को देखिए। आपकी जो अकेडमीज होती हैं नेशनल लेवल पे या कोचिंग स्टाफ होता है वो आपके प्लेयर्स को उठाता है, बुमराह किस एज में जाके क्या बॉलिंग कर रहे हैं, किस तरह आउट करके दे रहे हैं। और शाहीन की तो अभी काफी क्रिकेट बाकी है, तो ये शाहीन के साथ साथ उन लोगों की भी परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान है कि वो किस तरह से इनको वर्कलोड दे रहे हैं, किस तरह से इनकी बॉलिंग पे या इनकी टेक्निक पे काम कर रहे हैं, किस तरह से इनको यूज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और शाहीन अफरीदी अगर आपका आउट होता है और नए किसी बॉलर को आप चांस देते हैं तो मेरे ख्याल में टेस्ट मैच में वो इस वक्त ज्यादा बेहतर होगा। सर एक और सवाल भी मैं आपसे करना चाहूँगा। ये हमने देखा पहले टेस्ट मैच में खुर्रम है जो बड़ी परफॉर्मेंस में मौजूद थे,
और खुरम वो हैं कि जो आइंदा आने वाली क्रिकेट भी खेलेंगे पाकिस्तान से, और बहुत इनके पास आगे वक्त है खेलने का। हम कुछ पुराने बॉलर्स को जगह देते हैं, जब उनकी रिटायरमेंट नज़दीक आ रही होती है हम उन्हें 11 में जगह दे रहे होते हैं। उनकी परफॉर्मेंस होती है नहीं होती है एक अलग बात है। आप नहीं समझते कि यंग टैलेंट को ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए? यंग टैलेंट के पास अगले 10-12 साल मौजूद होते हैं, तो वो जब तो थोड़ा परफॉर्म कर लेंगे तो आने वाले 10-12 साल के लिए पाकिस्तान का कम से कम एक कोई फास्ट बॉलर, कोई पेसर बॉलर और निकल आएगा। जी जी, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। देखें, खुर्रम, मैंने वो जिशान क्या कहता था, खुर्रम की मैं बात कर रहा था। खुर्रम आपके 4 डे क्रिकेट में परफॉर्म करके आए हुए हैं, और इस वक्त उन पे अगर आप वर्कलोड डालते हैं, यंग है, एनर्जेटिक है, और उनसे आप परफॉर्मेंस ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक 75% फिट बंदे पे ज्यादा बर्डन डालें और उनको फिर छोटे वर्जन में भी प्रॉब्लम हो, तो मेरे ख्याल में उनको रेस्ट दें, शाहीन को, और उनकी जगह खुर्रम को इन करें, साजिद खान को इन करें। और आप देखिए, 4 बॉलर आपने अच्छे लेके जाने हैं। आप फिट बॉलर टेस्ट क्रिकेट में नहीं चलता, T20 में चल जाता है, वनडे में भी थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट बड़ी क्रिकेट है, वहां पर आपका ऑफ फिट प्लेयर जो है ना वो बुरी तरह से एक्सपोज हो जाता है। और जहाँ पे ग्रीन टॉप विकेट भी हो, सब कुछ हो, लेकिन वो 130-131 की स्पीड पे बॉल कर रहा हो, तो थोड़े सवालात तो उठते हैं फिर। ठीक हो गया। अच्छा सर, इस दूसरे टेस्ट में, बल्कि पहले टेस्ट मैच में हम ज़रा बात कर लेते हैं अज़ान ओवैस की, जिनकी डेब्यू इनिंग्स थी। इस डेब्यू इनिंग्स पे क्या बात करेंगे? डेब्यू इनिंग्स की पहली इनिंग्स में ही सेंचुरी इन्होंने स्कोर कर दी, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहे थे, और जिस तरह से उनके साथ वाले आउट हुए, मामूल हक आउट हुए, नीचे अब्दुल्ला फजल के साथ मिलकर भी फिर उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। कैसे देखते हैं इस नए टैलेंट को, इस नए लड़के को किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के लिए? देखिए, अज़ान अवैस काफी अच्छे से पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में एक, वो कहते हैं ना, शाइनिंग स्टार, चमकते हुए सितारे की तरह सामने आ रहे हैं। अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जब दाखिल हुए हैं, तो आपका वीडियो एनालिसिस होते हैं, जो ओपोनेंट टीम्स होती है वो आपको हर एंगल से देखती है कि ये बच्चा कहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है, कहाँ पे ये वीक है। फिर वही चीजें जो है ना आपको उस पे वो ज्यादा फंसा के खिलाने की कोशिश करते हैं। अभी जो पहली इनिंग्स में उन्होंने 100 किया, दूसरी इनिंग्स में वो कोशिश करेंगे कि अपने बॉलर्स को, उनका जो थिंक टैंक है, एक प्लान देख दीजिए कि आपने इसको इधर इधर खिलाना है, इस लाइन पे बॉल करनी है, तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा। तो अगर तो वो उनका कोई प्लान नजर आता है और अज़ान अवैस उसको बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं, तो ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। जब अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, तो आपने अगले का जो प्लान होता है उसको फेल करना होता है, आपने अपनी सलाहियतों से अपना लोहा मनवाना होता है। तो अगर आप इस तरह की पोजीशन कर सकते हैं, तो फिर ये कंटिन्यूटी रहती है, तो फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव करते हैं। हमने माजी में भी देखा, बेशुमार प्लेयर्स हैं जिन्होंने पहले मैच में 100 किया, या पहले 2-3 मैचेस में अच्छे स्कोर किए, फिर उसके बाद उनकी टेक्निक जब एक्सपोज हुई तो उनके लिए मुश्किलात हुई। तो ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस चीज पे काम करेंगे और आने वाले दिनों में इससे भी अच्छी ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे, तब जाके ये इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव करेंगे। सही सर, ये फजल के बारे में क्या बात करेंगे? नंबर 3 के ऊपर आगे खेलते हैं। फजल को ये थोड़ा सा एज हुआ कि बाबर आजम नहीं थे, और बाबर आजम की गैर मौजूदगी में उनको जगह मिल गई। मेरा ख्याल है अगर बाबर आजम मौजूद होते तो फजल नहीं आ रहे होते यहाँ पे नंबर 3 पे, या फिर वो 11 में ही नहीं होते। आप कैसे देखते हैं? बाज़ औक़ात किसी का नुकसान होता है तो किसी का फ़ायदा भी हो जाता है। आप इस लड़के को किस तरह से देख रहे हैं नंबर 3 पे? देखिए, पहले टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, और अभी फजल पे बहुत ज्यादा हाई होप्स इसलिए नहीं लगानी चाहिए, बहुत अर्ली स्टेज है इनकी। बाबर आजम अगर वापस आते हैं तो उनको 2 डाउन 3 डाउन में भी, देखिए टेस्ट मैच में इतना फर्क नहीं पड़ता। सलमान अली आगा के ज्यादा रन जो है वो 5वें 6ठे नंबर पे आके भी हैं, क्योंकि आपके पास ओवर्स काफी होते हैं, आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं होता कि अभी मुझे चांस कम मिला है। अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं तो आप कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आप देखना होगा कि आप स्पिनर्स को कैसा खेल सकते हैं, फास्ट बॉलर्स को कैसा खेलते हैं, आप इनिंग बिल्ड किस तरह करते हैं, आप बॉल का कंट्रोल अपने पास किस तरह रखते हैं। तो मेरे ख्याल में नंबर का उनको इशू नहीं होना चाहिए, उनको सिर्फ ये है कि उनको परफॉर्मेंस देनी है। और अगर वो 2 डाउन जाते हैं, 3 डाउन भी जाते हैं, जाहिर है 1 डाउन अगर बाबर आजम आते हैं
तो उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उनको, बल्कि और बड़े दिल से कि मैं दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन के साथ बैटिंग कर रहा हूं, तो ना सिर्फ सीखना चाहिए बल्कि अपने इनिंग्स को ना सिर्फ लंबा करना चाहिए। ये जो 50 करके आउट हो रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं फेलियर है, इनकी काउंसलिंग सही नहीं हुई। देखिए 50 करके आउट हो रहे हैं आपके प्लेयर, या क्यों नहीं वो 100 की तरफ जा रहे। आपने अगर जहीर अब्बास साहब को देखा होगा या बड़े प्लेयर्स को देखा होगा, वो पहले 30 का सोचते हैं, फिर 50 का, फिर 100 का, फिर बड़े 100 का सोचते हैं। तो इस तरह से इसको लेके चलना होगा। ये ऐसे 50 कर रहे हैं कि जैसे बड़ा एक मुश्किल पहाड़ अबूर कर लिया, अभी जाए जी बाहर बैठे। नहीं, आपने अगर 50 कर लिया 100 की तरफ जाए, इनिंग्स को आगे लेके चले, तो इनको इस तरफ लेके आना पड़ेगा। और उम्मीद है कि एक दो बड़ी इनिंग्स जो है वो आपको दूसरे टेस्ट में कामयाबी दिला सकती है। ठीक है। अच्छा ताहिर, ये इमामुल हक की परफॉर्मेंस को कैसे देखेंगे पहले टेस्ट मैच में? इमामुल हक ने पहले इनिंग्स में कोई 50 के दरमियान रन्स किए हैं और फिर दूसरी इनिंग्स में वो जल्दी आउट हो गए। इमाम को भी काफ़ी टाइम के बाद क्रिकेट मिली थी, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं आजकल वो, ओडीआई में भी उनको जगह नहीं मिली थी लास्ट टाइम, हमने देखा कि अब वो टाइम के बाद उनको क्रिकेट मिली है। बट इमाम की परफॉर्मेंस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए इमामुल हक टेस्ट मैच में उनकी जगह तो बनती है, बट अभी एक इनिंग्स में फेल होने पे उस तरह नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब आपने 40 किए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में जितना उनके पास एक्सपीरियंस है, काफी लंबे गैप के बाद आए, फिर भी अगर आप 30-40 कर रहे हैं, इसका मतलब आपने काफी टाइम विकेट पे स्पेंड कर लिया है, आपने डिफरेंट बॉलर्स को खेल लिया है, आपने दोनों एंड्स के विकेट को भी चेक कर लिया है। तो मुझे उम्मीद थी कि ये बड़ा स्कोर करेंगे पहली इनिंग्स में, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर 50 के करीब जाके आउट हो गए और दूसरी इनिंग्स में भी जल्दी आउट हो गए। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में इमामुल हक का इतने अरसे बाद आके भी स्कोर करना, ये शो करता है कि उनकी क्लास तो है। अब इसको वो किस तरह से कंटिन्यू करते हैं, इसको देखना होगा। ठीक है ताहिर भाई, किस तरह से देखेंगे आप कप्तान हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को, कप्तान की आप समझते हैं कि उनकी ज़ाती परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, पहले भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और मैच तो पाकिस्तान जीतता रहा है, शुरुआत में तो पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा फिर जीतता भी रहा, बट शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा अच्छी नहीं है। शान मसूद की बैटिंग से ज्यादा जो मुझे प्रॉब्लम हुई है पहले मैच में, वो उनकी फील्ड प्लेसिंग मुझे कोई अच्छी नहीं लगी। बॉलिंग जो उन्होंने चेंज की है, आपके पास जब रेगुलर लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर है नुमान, जो कि पिछले काफी अच्छे से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, सलमान अली आगा को उनके ऊपर लेके आ रहे हैं बॉलिंग पे, फिर वो इतने ओवर कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपका जो मेन बॉलर है थोड़ा सा वो उसका वो मोराल भी डाउन होता है। देखिए आपका मेन बॉलर है नुमान, और अगर आप पहले मैच में आपने उनको खिलाया और इतना लेट बॉलिंग पे लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे उनकी कप्तानी पे आया है। आप ये ना सोचें कि राइटी बैट्समैन है तो लाजमी ऑफ स्पिनर ही आपने लगाना है। आप अपने बॉलर पे ट्रस्ट करें, उसको हौसला दें। कैप्टन जो होता है ना, वो अपने प्लेयर को उठाता है, और अगर आप उसको बॉलिंग ही नहीं देंगे और आप कोशिश करेंगे कि पहले फास्ट बॉलर लगे रहें फिर ऑफ स्पिनर लगा दें, जो कि सलमान अली आगा ने गो के अच्छे बॉल किए हैं, बट ही इज ए पार्ट टाइम बॉलर, वो एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं टीम में, एज ए बॉलर नहीं खेल रहे। तो अगर आपने अपने बॉलर को उसका मोराल ही डाउन कर दिया, उसको इतना पीछे ले गए, इतना लेट बॉलिंग पे लेके आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उसके साथ थोड़ा सा ये जैसे उसको जैसा नहीं है, उसको थोड़ा जल्दी लेके आते हैं बॉलिंग पे, उस पर ट्रस्ट करते। ठीक हो गया। अच्छा, इनकी कैप्टनसी पे क्या, जिस तरह आपने बात की उनकी कैप्टनसी के हवाले से भी, कि क्या कोई चेंज किया जाना चाहिए कैप्टन इनको एज अ टेस्ट टीम, और इनको एज अ बैट्समैन ही खिलाना चाहिए टीम में? मेरे ख्याल में ये अभी अपनी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके आखिरी कुछ मैचेस खेल रहे हैं जो मेरा ख्याल है, और ये फिर आपको बोर्ड में ही नजर आएंगे, और काफी अच्छे सुलझे हुए पढ़े लिखे बंदे हैं, और मैं जो इनका फ्यूचर देख रहा हूं अभी, मैं इनको मैनेजमेंट में देख रहा हूं कुछ अरसे बाद, एज ए प्लेयर या एज ए कैप्टन नहीं देख रहा। ठीक हो गया। वैसे अभी रिसेंटली इनकी परफॉर्मेंस पीएसएल में तो हमें दिखी थी कि जब ये खेलते थे तो लगता नहीं था कि शायद ये टेस्ट की कैप्टन है या टेस्ट मैच अच्छे से खेलते हैं। ये पीएसएल में इन्होंने वैसे T20 भी अच्छी खेली है। देखिए T20 मैं हमेशा कहता हूँ, इवन चाहे बाबर आजम ने 488 रन किए हैं, मैं 2016 से ये कह रहा हूं कि पीएसएल की परफॉर्मेंस से आप इंटरनेशनल टीम्स ना सिलेक्ट करें, चाहे वो T20 की हो, टेस्ट की हो या ओडीआई की हो।
आप अपनी रिस्पेक्ट दें 4 डे क्रिकेट को। आपकी 4 डे क्रिकेट में जो परफॉर्म करके आते हैं बच्चे, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। T20 जो डोमेस्टिक आपके होते हैं या जो वनडे टूर्नामेंट होते हैं डोमेस्टिक में, लेकिन बेसिक जो है ना, आप अपनी रिस्पेक्ट दें 4 डे क्रिकेट को। जो 4 डे क्रिकेट से आपका लड़का निकल के आएगा, अगर वो T20 में एडजस्ट होता है या वनडे में भी एडजस्ट होता है, तो वो बेस्ट परफॉर्मर होगा। वो अपने नर्व पे कंट्रोल होगा, उसको डिफरेंट सेशन में किस तरह होता है, सुबह के टाइम पे क्या है, इवनिंग में क्या है, नाइट में क्या है, सुबह अर्ली मॉर्निंग में क्या है, वो डिफरेंट सिचुएशन से गुजर के आया होगा, प्रॉपर उसको पता होगा। मैं इवन बाबर आजम के 488 रन को वो स्टैंडर्ड नहीं देता जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है जी। तो ये जो आपने बात की है, कैप्टन जो हमारे टेस्ट मैच किए हैं अच्छा खेले हैं, लेकिन इस परफॉर्मेंस पे खुदारा टीमें ना बनाएं। टीमें बनाएं आप अपनी 4 डे की परफॉर्मेंस पे। ठीक हो गया सर। चलें दूसरे टेस्ट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और सेल्ट के अंदर जो टेस्ट मैच होने वाला है, एक तो बदलाव भी आपने बता दिए कि ये होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। देन अब आगे बढ़ेंगे। टॉस जीत के क्या फैसला होना चाहिए? ग्रीन टॉप होती है तो कितने फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए? आप समझते हैं कि पहले टेस्ट मैच में हमारी जो परफॉर्मेंस थी, अब स्पेशली मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूंगा, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं दूसरे टेस्ट मैच में? देखिए, हसन अली गो के उस तरह से ज्यादा आउट नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने कंटेन किया है और वो नजर आए हैं कि टेस्ट मैच के बॉलर हैं। अब्बास ने पहले मैच में बड़ी उम्दा, पहली इनिंग्स में 5 आउट किए, दूसरी इनिंग्स में भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उतनी विकेट नहीं हासिल कर सके। नोमान पहले टेस्ट में पहली इनिंग्स में थोड़ा सा फेल हुए, दूसरी इनिंग्स में अच्छे रहे। आपको मेरी जो राय है, अगर आप 5 बॉलर्स पे जाते हैं तो फिर आपको शाहीन की जगह उनको इन करना चाहिए, खुर्रम को, और आपको उसको भी लेके आना पड़ेगा जो आपके स्पिनर है साजिद खान को भी, और बाबर आजम ने भी आना है। तो रिजवान की जगह गौरी है गालिबन, मेरे ख्याल है हमारे पास बाहर बेंच में बैठे हुए कीपर जी, कादर गौरी को भी एक चांस दे देना चाहिए। और ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपने देखा होगा रिजवान से उस तरह से कीपिंग नहीं हो सकी, काफी ज्यादा फंबल हुए हैं। तो ये उनके को अगेंस्ट नहीं जाता। जब आप एक प्लेयर की परफॉर्मेंस ना होने पे उसको ड्रॉप करते हैं, तो वो उससे ज्यादा अच्छे तरीके से ओवरकम करके वापस कम बैक करता है। तो एक चांस दे दें इसको भी, रोहित नजीर की तरह जाया ना करें। तो ये चेंजेस बनती हैं। और अगर आप 4 बॉलर्स के साथ जाते हैं, तब भी आपका लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर और राइट आर्म ऑफ स्पिनर ये मस्त है। ये लंबे स्पेल्स कर सकते हैं, इनको अगर एक दिन में 30 सपोर्ट करने पड़ जाए तो कर सकते हैं। बाकी आपके जो बॉलर्स हैं, अब्बास हैं, वो तो आउटस्टैंडिंग है टेस्ट मैच में। रेड बॉल में गो के पेस इतनी नहीं है, लेकिन उनके पास स्विंग है, कंट्रोल है, लाइन लेंथ में बॉल करते हैं, लंबे स्पेल कर सकते हैं। हसन अली भी लंबे स्पेल कर सकते हैं, खुरम भी हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बेस्ट ये है कि आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, टोटल 4 बॉलर्स के साथ जाएं, और 6 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर बैट्समैन के साथ जाएं। 6 बैट्समैन। अच्छा सर, सेल्ट की कंडीशन कितनी मुख्तलिफ हो सकती हैं ढाका की निस्बत, और आपको यहाँ पे कंडीशन का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए शान मसूद दिखते हैं? देखिए, यहाँ पे तो दिलेरी से फैसले करने का वक्त है। अभी आपने शो करनी है अपनी परफॉर्मेंस, और जब आप फ्रंट फुट पे आएंगे और दिलेरी से फैसले करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आप ना सिर्फ परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी, बल्कि आप जो है ना अपनी टीम को अच्छे विनिंग कॉम्बिनेशन में भी लेके आ जाएंगे। ठीक हो गया। ताहिर भाई, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आ रही है जी, और ये 3 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलेगी। एक मैच रावलपिंडी में और 2 मैचेस हैं वो लाहौर में खेले जाएंगे। मिचेल मार्श ने क़यादत करेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम की। ताहिर, किस तरह से देखेंगे आप इस दौरे को, ये 3 ओडीआई के दौरे? फिर इसके बाद आपने उस टीम ने बांग्लादेश भी जाना है, वहाँ पे जाके भी मैचेस खेलने। पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये? आप 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए इस दौरे को कैसा देखते हैं? देखिए, ये बेस्ट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है, और इसको जितने अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे, आपके पास जो नए अपकमिंग फास्ट बॉलर आए हैं, स्पेशली अली रजा के लिए ये एक टेस्ट होगा। अगर आप उसको चांस देते हैं, उनका बॉल जिस स्पीड से वो कर रहे हैं इस वक्त, और अंदर आता है बॉल और पूरी जान मारता है वो बच्चा, तो मेरे ख्याल में ये एक टेस्ट है आपके लिए 2027 के लिए तैयारी करने के लिए। आपने जो है
बैट्समैन है, उनका भी एक मेन आपने कॉम्बिनेशन अच्छा बनाना है। 3 बॉलर, 2 ऑलराउंडर, और ऑलराउंडर ऐसे हों जो प्रॉपर ऑलराउंडर हों, जैसे आपके पास माजी में अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद होते थे। उस चीज पे अगर आप जाएंगे तो फिर आपका कॉम्बिनेशन आज से ही स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। 1-2 आपके पास जो एज हैं, जैसे सलमान अली आगा हैं, वो बॉलिंग अच्छी कर जाते हैं, 3-4 ओवर, आप 5 ओवर भी उनसे निकलवा सकते हैं। तो ये एक एज है आपको, तो इस पे देखना होगा अभी क्या पाकिस्तान की फाइनल 11 अनाउंस होती है और उसके हिसाब से ये किस तरह उसको कॉम्बिनेशन अच्छे बनाते हैं। अगर आपका कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है तो अभी से आप उसमें चलेंगे। में भी 1-2 चेंजेस होती रहती हैं, लेकिन फिर आप एक अच्छा रिजल्ट की तवक्को कर सकते हैं। सर अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, हम खुद से चलें, हम एक 11 बनाते हैं और उसमें मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कुछ प्लेयर्स में, जैसे फ़खर जमान है विद साइम अयूब, और फिर नंबर 3 के ऊपर बाबर आजम, कैसे देख रहे हैं इस टॉप ऑर्डर को? देखिए, फखर तो परफॉर्म कर रहे हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन साइम अयूब में टेक्निकली बहुत ज्यादा फॉल्ट्स हैं। ठीक है। और जब आप किसी प्लेयर को चांस दिए जा रहे हैं और परफॉर्म नहीं करता, तो मेरे ख्याल में उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती है। और अब तो टीवी चैनल्स पे भी बैठ के लोग कह रहे हैं ये 70 मैच खेल के अभी तक इसने इम्प्रूव नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसको चाहिए कि अब अपने आप को ठीक करे। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और इसमें आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। अब ये नहीं हो सकता आप एज ए ओपनर खेल रहे हो और आप बाद में बॉलिंग करके कहें जी मेरी तो जगह बनती है। ठीक है, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आप 6ठे नंबर पे हैं अगर आप एज ए बॉलर खेल रहे हैं। तो साइम का मेरे ख्याल में अभी ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ तो अगर इनको रेस्ट दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन फखर जमान वो बेहतर है, वो पेस को भी खेल सकते हैं, स्पिन को भी खेल सकते हैं, इनिंग्स भी बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, वनडे में 50 ओवर है, 300 गेंद आपने खेलनी है, वहां पे 9 लुक नहीं चलेगी। वहां पे आपको लुक वाले ही बैट्समैन चाहिए जो बॉल को देख के इनिंग्स बिल्ड करें, पार्टनरशिप्स डेवलप करें, तो वो प्लेयर चाहिए होंगे। तो सर अगर साइम अयूब नहीं तो कौन नहीं, आप इनकी जगह पे साइम अयूब की जगह किसको देख रहे हैं? देखिए, बेशुमार परफॉर्मेंसेज हैं, बेशुमार बच्चे हैं, आप उनको कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अभी मेरे पास वो सारा डेटा इस वक्त क्योंकि लैपटॉप नहीं है, तो काफी ज्यादा प्लेयर्स हैं। ठीक है। अच्छा, आगे आप और किसको देखते हैं? आप देखिए शादाब खान को, नवाज को, आगा सलमान को, साउद शकील को, क्या देखते हैं आप इसमें? मोहम्मद रिजवान को, आप ओडीआई में इन सारे लोगों को? साउद शकील को तो मेरे ख्याल में होना चाहिए टीम में। ठीक है। आगा सलमान भी खेलेंगे, मोहम्मद, नवाज और शादाब में से कोई एक खेलेगा मेरे ख्याल में। ठीक है। और रिजवान? रिजवान से बेहतर है कि आप किसी नए को चांस दें, थोड़ा सा इनको रेस्ट दें। ठीक है। ठीक है। तो अगर हम नीचे आ जाते हैं, मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं या फिर हम ऑलराउंडर्स पे चले जाते हैं, तो फिर आप उसमें और किसको, फहीम अशरफ को देख रहे हैं आप इसमें? फहीम अशरफ को देखिए, अगर आपने वनडे क्रिकेट खिलानी है ना तो उसको प्रॉपर एज ए ऑलराउंडर यूज करें, उसको 6ठे नंबर पे बैटिंग दें और उससे बॉलिंग लाजमी करवाएं, बेशक 7 ओवर करवाएं, 8 ओवर करवाएं। हमने माजी में देखा कभी वो बॉलिंग नहीं कर रहे होते, कभी वो बैटिंग नहीं कर रहे होते, तो ऊपर से आप कहते हैं ये हमारा ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर को फिर हमने देखा माजी में अब्दुल रज़ाक को वन डाउन भी भेजा गया है, ओपनिंग भी कराई गई है। तो ये चीजें आप पॉसिबल है कि अगर आप करना चाहें तो। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो आप सर टेलेंडर्स में किसको देख रहे हैं आप? मैं स्पेशली बात करूंगा फास्ट बॉलर्स की, उसमें शाहीन शाह अफरीदी, और इनके साथ में किसको देख रहे हैं? देखिए, शाहीन तो खेलेंगे वनडे में, मेरे ख्याल में अब्बास अफरीदी, और अगर आप देखें इसको चांस देते हैं अली रजा को। ठीक है। ठीक है। तो वो ज्यादा बेहतर होगा। चल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ताहिर हमारे साथ मौजूद है जी, बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन टीम की पाकिस्तान में आमद के हवाले से और बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। और दूसरा टेस्ट मैच हफ्ते से शुरू होने जा रहा है और ये टेस्ट मैच सेल्ट के अंदर खेला जाएगा। और जो अहम खबर है, अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, वो ये कि बाबर आजम में जो इस मैच के अंदर वापस आ रहे हैं। उनकी इंजरी बेहतर हो गई है, वो प्रैक्टिस करते रहे हैं पहले मैच के दौरान भी। अब ये दूसरा जो मैच है, टेस्ट मैच है, वो ये खेलेंगे। और साथ में ऑस्ट्रेलियन टीम है जो वो पाकिस्तान आ रही है 3 ओडीआई मैच खेलने के लिए, और एक ओडीआई मैच है जो वो 30 तारीख को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा और तीसरा ओडीआई मैच 2 और 4 तारीख को
लाहौर कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी टीम की अनाउंसमेंट कर दी है, मिचेल मार्श है वो क़यादत करेंगी और ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान में खेलने के बाद बांग्लादेश भी जाएगी और जाके वहाँ पर भी सीरीज़ खेलेगी। बट पाकिस्तान की तरफ से अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, पाकिस्तान की तरफ से स्क्वाड सामने नहीं आ रहा कि कौन सा स्क्वाड है जो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलेगा। होपफुली पाकिस्तान इस स्क्वाड को इसी तरह से बनाएगा जिस तरह आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप 2027 के अंदर हो रहा है और 2027 के लिए तैयारी अगर शुरू करनी है तो इस सीरीज से पाकिस्तान को ज़रूर तैयारी शुरू करनी चाहिए। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करें आज दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच सेल्ट के अंदर खेला जाएगा, हफ्ते से ये मैच शुरू होगा, इस पर बात करेंगे। खुरम मलिक हमारे साथ मौजूद है। खुरम, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? जी वालेकुम सलाम खुरम भाई, थैंक यू सो मच। और खुरम, किस तरह से बात करेंगे दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से? 11 किस तरह की देख रहे हैं? पहले टेस्ट मैच की निस्बत दूसरे टेस्ट मैच में क्या बदलाव नजर आते हैं आपको? नहीं देखें जी, पहला जो टेस्ट मैच हुआ है पाकिस्तान के लिए एक अच्छा, आपको पता है कि प्रोस्पेक्ट जो बने हैं, खासकर मैं अज़ान नवीद के हवाले से बात करूंगा, बड़े इम्पैक्ट प्लेयर नजर आए। काफी अर्से के बाद पाकिस्तान मंजिया हुआ ओपनर नजर आया। 21 साल जो है अज़ान, उन्होंने बड़ी आउट क्लास इनिंग खेली, आपने जिस तरह से देखना। और दूसरे एंड पे मैं मोहम्मद अब्बास की भी खासकर मैं कहूंगा कि मोहम्मद अब्बास ये तो वन ऑफ द बेस्ट जो हमेशा से लॉन्गर फॉर्मेट के जो बॉलर रहे हैं और हैं भी, इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है ना आते के साथ ही। और दूसरे एंड पे पाकिस्तान की अच्छी कॉम्बिनेशन बन चुका है, और दूसरे एंड में एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह से किंग बाबर जो है वो भी आपको टीम का हिस्सा होते हुए नजर आएंगे ना। अच्छा खुरम, कैसे देख रहे हैं बाबर आजम की दूसरे टेस्ट मैच में इंडक्शन? और इस दौरान हमें फजल भी मिले, अब्दुल्ला फजल, उन्होंने पहले टेस्ट मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप कैसे देख रहे हैं बाबर आजम के इंडक्शन, और अब्दुल्ला फजल को आप कहाँ सेट करेंगे दूसरे टेस्ट मैच में? नहीं, नो डाउट, देखें अब्दुल्ला फजल ने बड़ी आउट क्लास इनिंग खेली। पहली इनिंग में जो है 60 रन किए और दूसरी इनिंग में बड़ी जबरदस्त उन्होंने बारी ली। और एक ये भी अच्छा प्रोस्पेक्ट है, खासकर मिडल ऑर्डर के हवाले से आपको काफी अर्से के बाद जो है एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको नजर आया। और देखें जिस तरह से मोहम्मद अकी आपने देखी है परफॉर्मेंस जो है, पहली इनिंग में जिस तरह उन्होंने 45 की और दूसरी इनिंग में वो 2 रन बना के आउट हुए, तो वो थोड़ा सा उनके हवाले से है कि वो उस तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हैं, फॉर्म में नजर नहीं आए। और नीचे देखें तो शान मसूद भी जो है वो उस तरह से इन फॉर्म नजर आए। सऊद शकील के हवाले से मैं बात करूंगा, उन्होंने भी पहली इनिंग में 0 रन किए थे, तो हो सकता है कि रिप्लेस पे सऊद शकील के आ सकते हैं बाबर आजम जो है। आप समझते हैं सऊद शकील के साथ रिप्लेसमेंट हो सकती है अब्दुल्ला फजल की? जी नहीं जी, मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। बाबर आजम की सर, तो अब्दुल्ला फजल को आप निचले नंबर पे लेकर जाएंगे या बाबर आजम को? देखें बाबर आजम तो आपको पता है आना ही उन्होंने 2 डाउन है, ठीक है ना। तो सऊद शकील की जगह जो है आपको इस वक्त जो रिप्लेसमेंट प्लेइंग 11 के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि बाबर जो है वो इस वक्त आपको पता है की वजह से तो रिहैब करने के बाद जो वापस आ रहे हैं, तो सऊद शकील की जगह बनती है। क्योंकि आपको पता है कि सलमान यागर ने भी बड़ी जबरदस्त नहीं खेली, पहले इनिंग में 58 रन किए, तो वो भी यूनिफॉर्म नजर आ रहे हैं। और खासकर देखेंगे उनके होने से ये है कि आपके लिए स्पिनर भी जो है ना, पार्ट टाइम स्पिनर भी बहुत अच्छे इम्पैक्ट करते हैं और आपको पता है कि ब्रेक थ्रू देते हैं जब भी आते हैं बॉलिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा खुरम, जानना चाहूँगा, पहला टेस्ट मैच में ढाका के अंदर जो मैच था उसमें पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो काफ़ी परेशान हुए। हमने देखा कि बंगाली बैट्समैनों ने उन्हें बहुत परेशान किया। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी स्पीड ही नहीं थी, 135 तक मोर देन ऑफ वो बॉल कर रहे थे, इससे नीचे थे वो बॉलिंग करते हुए। हमारे लड़कों की पेस कहाँ गई है, स्विंग कहाँ गया है, लाइन लेंथ कहाँ गई है? गुड लेंथ के ऊपर बॉल नहीं करते, विकेट अच्छे तरह से हासिल नहीं करते, परेशान नहीं कर पाते बैट्समैनों को। नहीं, ये थोड़ी देखें लाजिमी कॉल जरूर है कि पाकिस्तान के पास इस तरह से कोई एक्सप्रेस पेस अभी आप तक खासकर लॉन्गर फॉर्मेट में आपको नजर नहीं आ रहा। शहनशाह ने देखिए पहले इनिंग में जो है 31 ओवर में 113 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन फिर वो थोड़ा सा वो रहे लाइन और लेंथ के हवाले से उस तरह से उनका इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया। हालांकि मोहम्मद अब्बास को देखिए, मोहम्मद अब्बास के पास पेस नहीं है, स्विंग जरूर मौजूद है। मोहम्मद आसिफ के बाद एक ऐसा बॉलर आपको नजर आया है कि मोहम्मद अब्बास जो है ना दोनों तरफ बॉलर को मिलाता है। आज का देखिए एक्सप्रेस के पहले आपके पास हसन अली के पास था, हसन अली भी वो तरह से फॉर्म में नजर नहीं आया, आपने सही कहा। फिर नोमान अली ने जिस तरह से पहली इनिंग में 1 विकेट ली, ये आपको पता है कि काफी अच्छे से जो है स्पिन में जो है परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। दूसरी इनिंग में इन्होंने 3 खिलाड़ी को आउट किया और हसन अली दूसरी इनिंग में जिस तरह 3 खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया, थोड़ा सा नजर आया
कि रिदम में वो आए। बहरहाल पाकिस्तान जो लैग कर रहा है, स्पेशली पाकिस्तान को खासकर जो है इन सब कॉन्जुएट विकेट के लिए एक्सपर्ट फास्ट बॉलर होने का जरूरी है। अभी जितना से भी आपने देखा है कि नसीम शाह जो है एक एक्सप्रेस पाकिस्तान के पास तेज है, तो वो कर सकते हैं। 19 के बॉलर्स हैं, उनको आप मौका दे सकते हैं कि देखिए इन विकेट्स के हवाले से आपको थोड़ा सा देखा ना, बॉलर्स को डालना भी होता है। आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे उस तरह से बाउंसी विकेट नहीं है, बाउंस होता नहीं है, ज्यादा जो है स्पिन ट्रैक को ज्यादा सपोर्ट मिलती है, स्पिनर्स को जो स्पिन ट्रैक होते हैं। तो पाकिस्तान को एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एक आप जो है ना एक्सप्रेस पेस बॉलर जो है ना इस फ्यूचर का टीम करना जरूरी है। ठीक हो गया सर। कैसे देखेंगे आप इस दूसरे टेस्ट मैच में सेल्ट के अंदर होने वाला, इसमें एक कम्बिनेशन तो आपने बता दिया बदलाव क्या होने चाहिए, बट सर यहाँ पे कंडीशन कितनी मुख्तलिफ होंगी ढाका की निस्बत? नहीं बिल्कुल, देखिए आपको पता है कि हर शहर के अपने डायनामिक्स होते हैं, वेदर कंडीशन डिफरेंट होती है, थोड़ा सा वहाँ कंडीशन डिफरेंट होगी बनिस्बत ढाका के। ढाका में आपको पता है कि वेदर फ्रेंडली है, स्पेशली देखें क्रिकेट के हवाले से थोड़ा वहाँ हार्ड वेदर है, और आपको पता है कि गर्मी जिस तरह से पूरे सब कॉन्टिनेंट में चल रही है वो थोड़ा सा आपको वहाँ डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, आगे थोड़ी बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से हवाले से। और ऑस्ट्रेलियन 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, मिचेल मार्श की आदत करेंगे। पाकिस्तान के 11 की बात करें तो आपके जहन में क्या आता है? पाकिस्तान की तरफ से जो स्क्वाड जाना है वो किस तरह का होना चाहिए, कौन होना चाहिए उसमें? देखिए पाकिस्तान ने रिसेंटली भी आपको पता है PSL जिस तरह से अभी खत्म हुआ है, कलाम पजीर हुआ है, तो काफी सारे ना आपको नए फेसेस नजर आए हैं। और देखें होना भी चाहिए कि देखें मॉडर्न डे क्रिकेट है जो स्पेशली T20 फॉर्मेट के हवाले से स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं। आपने समीर महनाज को देखा, बड़ी जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी। साहबजादा फरहान तो ऑलरेडी आपको पता है कि इनफॉर्म प्लेयर हैं और काफी अच्छे से परफॉर्म करते भी आ रहे हैं। दूसरे एंड पे देखिए हुसैन बाकी एक T20 के हवाले से जो एक क्वेश्चन मार्क था बाबर के हवाले से, बाबर ने वो परफॉर्मेंस भी करके दिखाई, 588 रन भी किए, हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे। तो ये पाकिस्तान का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, स्पेशली खासकर ऑस्ट्रेलिया के आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा आपको पता है कि एक अच्छी टीम होती है, एक अच्छा उनका कॉम्बिनेशन होता है। मिचेल मार्श और जितने भी उनके प्लेयर्स हैं, देखिए वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं, काफी उनको इस चीज पे है कि एक टफ टाइम दे सकते हैं खासकर सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर। पाकिस्तान के लिए देखिए खुशाइनबाजी है कि रिसेंटली आपका अभी PSL जो है इख्तिताम पजीर हुआ है, उसमें बहुत ही अच्छी आपकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। खानवान हुनैन क्या नाम है शाह के हवाले से भी देखें बड़ा अच्छा इम्पैक्ट प्लेयर है, और डेथ बॉल के हवाले से काफी अर्से के बाद आपको एक ऐसा प्लेयर नजर आया है कि जो रन्स को जो है सेव कर सकता है। ठीक हो गया सर। आप इस सारे में मैं जरा थोड़ा सा टॉप ऑर्डर से बात कर लेता हूँ। आप साइम अयूब को टॉप ऑर्डर में फखर जमान के साथ देख रहे हैं? देखिए साइम अयूब की जो आप ओवरऑल अभी PSL में परफॉर्मेंस देखें, सिवाय फाइनल के जो है इस तरह से बैटिंग में कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है, ठीक है ना। और पूरा PSL के अंदर वो मैं अनफॉर्चुनेट कहूंगा कि फ्लॉप रहे हैं। जिस तरह से आपको पता है 12.5 करोड़ से भी कोहली ने उनको परचेज किया गया था सबसे हाईएस्ट बिड में, तो अब तो मार्क उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही। देखें जिस तरह के प्लेयर हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हैं, इनमें एबिलिटी है, तो उनको रन करने चाहिए थे, उन्होंने उस तरह से रन नहीं किए। तो देखें कॉम्बिनेशन जो आपका बड़े क्लियर है कि आपका साहबजादा फरहान मौजूद हैं, आपके फखर जमान मौजूद हैं, इनके नीचे आए तो बाबर आजम मौजूद हैं, फिर आप ये इंडक्शन कर सकते हैं समीर महनाज को। तो पाकिस्तान के पास जो है एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। फिर उस्मान खान जो है सजाते खुद बड़े जबरदस्त अभी आपने देखा है, रिसेंटली उन्होंने परफॉर्म किया और बैक टू बैक उन्होंने 15 भी की, 100 भी की, तो उन्होंने अपनी फॉर्म को रिगेन किया है। और दूसरा ये कि विकेट कीपर भी हैं, और पाकिस्तान के खासकर सुफियान मुकीम जो है काफी एक ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो है, बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं T20 के अंदर, जिसका उन्होंने क्रिएट भी किया, हाई विकेट्स भी ली हैं और बेस्ट बॉलर जो है। सर मैं खुरम भाई, मैं एक 11 बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे अगर इसमें दुरुस्त कर दें, अगर आप समझते हैं कोई गलत में बात कर रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ कि सबसे पहले आप फ़खर जमान के साथ, साहबजादा फरहान के साथ इनिंग्स ओपन करें, साथ में नंबर 3 के ऊपर बाबर आजम, नंबर 4 के ऊपर आगा सलमान, नंबर 5 पे उस्मान खान, नंबर 6 के ऊपर आपके शादाब खान, और नंबर 7 के ऊपर फ़हीम अशरफ। ये आप इन सातों को किस तरह से देख रहे हैं? आप समझते हैं ये 7 इस काबिल हैं कि इनको ODI में ये होंगे या होने चाहिए? नहीं बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर देखिए एक आध इंडक्शन आप कर सकते हैं, खासकर समीर महनाज के हवाले से जो उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है अभी।
कि इम्पैक्ट प्लेयर भी हैं और रिसेंटली भी आपने देखा है कि काफी परफॉर्मेंस भी दी है अंडर 19 के हवाले से भी और PSL के हवाले से भी। फिर आपके पास देखें एक अच्छे प्रोस्पेक्ट है नीचे अगर देखा जाए तो शहनशाह भी हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, फिर साथ में आपका सुफियान मुकीम है, एक आपका अच्छा ये कॉम्बिनेशन हनान शाह को आप इंडक्ट कर सकते हैं, तो एक आप अच्छा बॉलिंग और बैटिंग में आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सीरीज़ को? 3 ODI मैचेस की सीरीज़, एक पिंडी में 2 लाहौर में। अब वर्ल्ड कप का साल है अगला 2027 का और ODI का वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान इस साल बहुत सारे टेस्ट मैचेस खेल रहा है, अब बट कुछ ODI मैचेस भी मौजूद हैं पाकिस्तान के पास। कैसा देख रहे हैं इसको तैयारी के लिए वर्ल्ड कप की? देखें, जब भी कोई बड़ी टीम आती है और आपको पता है कि टॉप 3 टीम्स में ही हमेशा से रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है हर फॉर्मेट के हवाले से, और ऑस्ट्रेलिया का जैसे टूर हमेशा से जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, होम हो या अवे हो, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ पाकिस्तान के हमेशा से नेल बैटिंग रहता है। तो आपको पता है कि पूरी दुनिया की नजरें होती हैं, खासकर ऑस्ट्रेलियन टीम जब भी जाती है जहाँ भी प्लेयर खेलती है, सब कॉन्टिनेंट में खेल रही या ऑस्ट्रेलिया में जाके दूसरी टीम खेलती है, तो हमेशा से आप अच्छा मैच देखते हैं। तो एक्सपेक्टेड ये है कि एक अच्छी सीरीज आप मुतवक्का कर सकते हैं। और दूसरी लाइन पे देखें, प्रिपरेशन के हवाले से आपने बात की वर्ल्ड कप के हवाले से, अब जैसे FTP अंदर ये चीजों का है कि आपके आगे टेस्ट सीरीज भी आ रही हैं आपके वर्ल्ड कप जो है कैलेंडर में, फिर उसके अलावा जो है आपका T20 भी काफी सारे आपकी सीरीज है, तो एक काफी आप देख सकते हैं कि अपकमिंग जो है काफी ज्यादा क्रिकेट जो है आपको तो मिलेगी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। खुरम मलिक हमारे साथ मौजूद थे जी, बात कर रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच और वनडे सीरीज़ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, और बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का जो दूसरा टेस्ट मैच है वो सेल्ट के अंदर शुरू होने जा रहा है कल से। और इस मैच में पाकिस्तान की जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस मैच में जीतेंगे और यकीनन पाकिस्तान जिस तरह से बदलाव करता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, इस दूसरे टेस्ट मैच में आपको एक अच्छा कम्बिनेशन मिलेगा, एक अच्छी टीम मिलेगी और आफ्टर ढाका आप इस मैच को जीतने के लिए जाएंगे। अब सेल्ट के अंदर थोड़ी सी कंडीशन मुख्तलिफ ज़रूर होती हैं बट ढाका की निस्बत, लेकिन पाकिस्तान के बॉयज़ है जो आई थिंक इस दूसरे टेस्ट मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। पहले टेस्ट मैच में तो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कोई खातिर ख्वाह मौजूद नहीं थी, बट दूसरे टेस्ट मैच में होपफुली कुछ बेहतर परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान, और पिछले टेस्ट मैच से जो गलतियाँ हुई हैं उनसे भी पाकिस्तान ज़रूर सीखेगा। पाकिस्तान में आ रही है वनडे टीम ऑस्ट्रेलिया की, मिचेल मार्श उसकी क़यादत करेंगी। 23 मई से ये टीम पाकिस्तान में लैंड करेगी, कुछ प्रैक्टिसेस होंगी और फिर 30 तारीख को पहला ODI मैच है जो वो पाकिस्तान में रावलपिंडी में खेला जाएगा और दूसरा और तीसरा ODI मैच गद्दाफी स्टेडियम में 2 और 4 तारीख को 2 और 4 जून को खेले जाएंगे। ये तमाम मैचेस शाम 4:30 बजे खेले जाएंगे और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। पाकिस्तान के लिए 3 मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप 2027 के वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जाएं, 2027 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए जाएं, कि पॉजिटिव मोमेंटम के लिए जाएं, पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाएं, तो फिर आपको यकीनी तौर पर फैसला करना होगा कि वो 20-25 का वो स्क्वाड कि जिसको आप वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं उसको कम से कम इस स्क्वाड के अंदर ज़रूर होना चाहिए और वो लड़के सारे उनके ऊपर मेहनत की जानी चाहिए और उन्हें उनकी तैयारी की जानी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।